हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम वेव ऑप्टिक्स और रोटेशनल के कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 2019 से लेकर 2015 तक थर्मो से कितने क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में आए हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि 2020 में थर्मो से कितने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए 2019 में जो थर्मो से क्वेश्चन आया था वो एक आया था, 2018 से दो आए थे, 2017 में दो आए थे, 2016 में तीन आए थे और 2015 में चार आए थे। जैसा कि हम जानते हैं 2016 और 2015 में दो पेपर हुए थे, मतलब 2016 में दो पेपर हुए थे और 2015 में भी दो बार पेपर हुआ था। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं 2019 से 2015 के बीच में। 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8 और 4 12। तो 12 क्वेश्चंस आए हैं। और कितने बार नीट एग्जाम हुआ है हमारा, तो यहाँ पे तो एक ही बार हुआ है, यहाँ पे भी एक बार हुआ है, यहाँ पर भी एक बार ही हुआ है। लेकिन 2016 में दो बार हुआ है और 2015 में भी दो बार हुआ है। तो 2 4 5 6 7 कितनी बार हुआ है? 7 बार। कहने का मतलब है कि अगर नीट एग्जाम 7 बार हुआ है तो कितने क्वेश्चंस थर्मो से आए हुए हैं? 12 क्वेश्चंस थर्मो से आए हैं 7 टेस्ट पेपर में। तो ऑन अगर मैं इनका एवरेज लूं तो ये आता है 1.72। दैट मीन्स 2020 में जो हमारा पेपर होगा उसमें थर्मो से या तो एक प्रॉब्लम आएगा या तो दो आएंगे। और आप देख सकते हैं मोर देन 1.5 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2019 में, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए 2019 में जो प्रॉब्लम आया था बहुत ही सड़ा हुआ आया था। क्या आया था? एक ही आया था, वो भी बहुत सड़ा हुआ आया था। क्या आया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम। बच्चा जानता है कि कौन से प्रोसेस में ना ही सिस्टम को हीट दी जाती है ना ही सिस्टम से हीट ली जाती है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो कौन सा प्रोसेस है बेटा इसका? एडियाबैटिक। हमें जानते हैं आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में चेंज नहीं आता है जब हमारा प्रोसेस होता है। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, डेल्टा V 0 होता है, इसके लिए डेल्टा P 0 होता है, इसके लिए डेल्टा Q 0 होता है और इसके लिए आइसोथर्मल के लिए डेल्टा T 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? एडियाबैटिक। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। चलो 2019 में एक ही आया था, अब देखते हैं 2018 में। चलिए 2018 में देखते हैं क्या आया था। 2018 में अच्छा प्रॉब्लम है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें क्या है, अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर। अपन को नॉर्मल प्रेशर दिया हुआ है ATM है ना, 1 ATM है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम produced is 167.1 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल, मतलब हमारे पास मान के चलिए कंटेनर है, ठीक है, जिसमें कितना वाटर है? 0.1 ग्राम। ठीक है, अब अगर मुझे इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमको इसको कुछ हीट एनर्जी देनी होगी, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि हम इसको कितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं? ये दिया हुआ है 54 कैलोरी। तो कितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं? 54 कैलोरी। अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 54 इंटू, हमें क्योंकि इंटरनल एनर्जी जूल में चाहिए तो हम जो हमारी हीट एनर्जी उसको भी हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल। लेकिन इसमें दिया हुआ था कि टेक 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो हम कितना ले लेंगे यहाँ पे? 4.2। तो ये आ जाएगा हमारा जूल में। अब जो भी आना होगा वो आ जाएगा, अभी कैलकुलेशन में अपन नहीं जाते हैं। अब क्या होगा कि पहले ये लिक्विड रहा होगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा मतलब एक्सपेंशन वर्क होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए हमें डेल्टा Q पता चल गया, डेल्टा W, P डेल्टा V होगा। अब हमें डेल्टा U निकालना है, तो इन तीनों में रिलेशन कौन देता है हमको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है ना, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिए थर्मो से ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आती है या फिर हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर से आती है, जो कि बेस्ड होते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो डेल्टा Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम जानते हैं। अब डेल्टा Q भैया हमें कितना दिया है? हमें दिया 54.4.2 जूल में कन्वर्ट करने के लिए।
इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमें सिस्टम को दे रहे हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ रखना होता है सब कुछ, ये आपको पता होगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखना होता है, ठीक है। जो चीज निकालनी होती है उसको बस नहीं रखना होता है, बाकी जो चीज गिवन होती है उनको हमें साइन कन्वेंशन के साथ रखना होता है। हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हम हीट सिस्टम को दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। 0.1 ग्राम ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे सिस्टम है। अब डेल्टा यू भैया निकालना है तो रहने दो यार। अब हमें डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और एट कांस्टेंट प्रेशर ये प्रोसेस हो रहा है, तो आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक में वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। तो हम क्या लिखेंगे, V2 मतलब स्टीम का वॉल्यूम, तो स्टीम कन्वर्ट हो चुका है, और V1 मतलब लिक्विड का वॉल्यूम है ना, लिक्विड का वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है, हमें डेल्टा क्यू निकालना है, हमें P पता है, किस प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, मतलब कितने पे हो रहा है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5। Vs स्टीम का वॉल्यूम कितना दिया है, 167.5 माइनस इंटू 10 की पावर -6। बताओ ये क्यों किया मैंने 10 की पावर -6, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें यहाँ पे जूल में चाहिए, मतलब हमें सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना होगा, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर क्यूब, इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब किसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम 0.1 ग्राम, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही होती है ना, और ये होती है मास अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 0.1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये सिर्फ वाटर के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा आप मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 0.1। अगर हम यहाँ पे 0.1 को इग्नोर भी कर दें 167 के सामने, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 99.99% केस में इसको इग्नोर कर देते हैं या निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है गैस के कंपैरिजन में, स्टीम के कंपैरिजन में जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा। अब एक ग्राम वाटर को अगर हम स्टीम में कन्वर्ट करें तो आपको पता है वो स्टीम क्या करेगी, इस पूरे कमरे का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो फैल जाएगी, एक्सपांड कर जाएगी, वो ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि भैया यहाँ पे अपन VL को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं या निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो डेल्टा क्यू मिलेगा, डेल्टा क्यू जो आपको मिलेगा, डेल्टा यू जो आपको मिलेगा, डेल्टा यू आपको मिल जाएगा कितना, 208.7 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था जो 2018 में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। चलिए 2018 का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, हमें एक ग्राफ दिया गया है, मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, वो बना देता हूं। ग्राफ दिया हुआ था, है ना, V वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ था हमको, और इस प्रकार से दिया हुआ था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन इन फिगर, मतलब हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका हमें वेरिएशन दिया गया है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। The ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. This is state A and this is state B, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, the ratio of the work done by the gas, मतलब work done upon to the heat absorbed। वर्क डन मतलब क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू, और हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू। हमें इसका रेशियो चाहिए, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू हमको चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, देखिए अच्छा पहले हम इस ग्राफ की हेल्प से पता लगा लेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस होगा। अगर हम इस ग्राफ से देखें तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा V और T में, हमें मिलेगा V इज प्रोपोर्शनल टू T, या V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए हम लिखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू T। एक इसमें होता है, हम जानते हैं PV इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है ना। अगर V प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब ये है कि nR तो कांस्टेंट होते हैं, है ना, तो P कांस्टेंट रहा होगा, P कांस्टेंट रहा होगा, मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो हमें ग्राफ को देख के पता लगाना था कि प्रोसेस कौन सा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। अब आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, हम जानते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो होता है nR डेल्टा T, और डेल्टा क्यू कितना होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, वो होता है NCP डेल्टा T। समझ में आई बात। डेल्टा टी में आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट A। तो ये डेल्टा टी कट जाएंगे, n कट जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स है, अब बचेगा क्या, अब बचेगा R अपॉन Cp।
अब R अपॉन सीपी क्या होता है, सीपी और R में रिलेशन है क्या है, गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आर आर कट जाएगा तो कितना आ गया, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, गामा माइनस वन अपॉन गामा। अब गामा क्या है, एडिमेटिक इंडेक्स है। कौन सी गैस है भाई, मोनोएटमिक गैस है। मोनोएटमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 5/3 होती है। क्या होती है, 5/3। गिवन हो भी सकता है और नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। तो 5/3 माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 5/3। तो कितना आ जाएगा देखो, 2/3 अपॉन 5/3, 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/5। तो इसका आंसर क्या है, 2/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्राफ की हेल्प से पता लगा लिया कि प्रोसेस कौन सा है, और प्रोसेस में फिर हमें पता है डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, और हमने उसको सॉल्व कर लिया, हो गया। चलिए, तो 2018 में दो प्रॉब्लम आए थे, दोनों हमने देख लिया। अब हम चलते हैं 2017 की ओर। चलिए 2017 का पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या पूछा गया था। हमें पीवी ग्राफ दिया हुआ था और लिखा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, है ना। कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि हमने डायग्राम में इंडिकेट किए हुए हैं। 1 2 3 4 ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, 4। ये मैच द कॉलम था। इसमें क्या करना था, अपन को मैच करना था कि 1 कौन सा प्रोसेस है, 2 कौन सा प्रोसेस है, 3 कौन सा प्रोसेस है, 4 कौन सा प्रोसेस है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अगर इसमें आप 2 प्रोसेस भी पता लगा लेते तो आपका काम हो जाता। जैसे हमें पता है फोर्थ कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्थ कौन सा प्रोसेस है, बताओ भाई। फोर्थ हो गया हमारा आइसोबारिक। कितना आसान प्रॉब्लम है, देखिए। और 1 कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 कौन सा हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है, आइसोकोरिक में। तो 1 हो जाएगा आइसोकोरिक। अब थर्ड और सेकंड देखिए, ये जो लाइंस बनी हुई है ना, ये आइसोथर्मल लाइंस है। मतलब इन लाइन पर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोथर्मल लाइन है ये सब। अब देखो ये प्रोसेस अलोंग दिस लाइन है, मतलब ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, आइसोथर्मल हो जाएगा। तो थर्ड कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा बच गया, एडियाबैटिक। तो ऐसे करके आप मैच कर लेते, और आपको पूरे मैच करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप ये दोनों को मैच कर लेते ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन में अपना आंसर मिल जाता। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे, आप यहाँ स्लोप से भी पता लगा सकते हैं। आपको पता है जो नेगेटिव स्लोप होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की गामा टाइम्स ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप बनाएंगे दोनों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप जो है वो किसकी ज्यादा आएगी, सेकंड प्रोसेस की ज्यादा आएगी नेगेटिव स्लोप। मतलब सेकंड प्रोसेस कौन सा हो जाएगा हमारा, एडियाबैटिक, और थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, आइसोथर्मल। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने स्लोप यहीं पर क्यों बनाई, स्लोप कैसे बनाते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो आपने स्लोप यहीं पर क्यों बनाई, क्योंकि हमें पता है जो स्लोप होती है हमारी एडियाबैटिक की आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पीवी बाई वीवी अगर आइसोथर्मल के लिए लिखें तो वो होती है पी बाई वी माइनस, और अगर हम एडियाबैटिक के लिए लिखें तो वो होती है माइनस गामा पी बाई वी। तो जब भी हम स्लोप का कंपैरिजन करेंगे ना, तो पी बाई वी हमारा सेम होना चाहिए। और इस पॉइंट पर दोनों के लिए, चाहे सेकंड प्रोसेस हो चाहे थर्ड प्रोसेस हो, इस पॉइंट पर पी बाई वी का रेशो दोनों के लिए सेम है। तो इस पॉइंट पर किसकी नेगेटिव स्लोप देखना है, मतलब अपन को कौन सा एंगल देखना है, क्लॉकवाइज देखना है ना कि एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि थर्ड जो होगा वो एडियाबैटिक होगा, और सेकंड जो होगा वो एडियाबैटिक होगा, और थर्ड जो होगा वो आइसोथर्मल होगा। वैसे आपको ये सब यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, आप तो बस ए वाला पता लगा लेते, फोर्थ और फर्स्ट, आपका काम हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो 2017 में क्या पूछा गया था। 2017 में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा गया था वो हमसे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पर पूछा गया था। एक हमारे पास यहाँ पे कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी कितनी है, 1/10 ऑफ द हीट इंजन, जिसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। If the work done on the refrigerator या system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें efficiency of heat engine कितनी दी गई है। Efficiency of heat engine is 1/10। ठीक है, इसको हम एज अ रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या यूज होता है, सीओपी। तो एक सीओपी और इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन में एक रिलेशन होता है। जैसे हम जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पता है कि T1 टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हम सोर्स का टेम्परेचर लेते हैं। T2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है, मतलब ये लो टेम्परेचर बॉडी होती है, हाई टेम्परेचर बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम हीट इंजन भी लगा सकते हैं और रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हैं। अगर हीट इंजन लगाएंगे तो क्या होगा, हीट T1 से T2 फ्लो होगी और वर्क हमको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, हीट हमारी T2 से T1 फ्लो होगी और हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो जो इफिशियंसी होती है, हम जानते हैं हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो T1 T2 के टर्म्स में, अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है तो T1 और T2 के टर्म्स में जो इफिशियंसी होती है वो होती है T1 अपॉन T1 माइनस T2। और जो COP होता है ना, रिवर्सिबल
रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी होता है वो क्या होता है, वो होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। यह फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। आप इन दोनों की हेल्प से जब इन दोनों में एक रिलेशन निकालो तो आपको मिलेगा सीओपी जो हो जाएगा हमारा, जो सीओपी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ठीक है, तो यहां से सीओपी आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का, है ना, कितना आ जाएगा सीओपी, इफिशिएंसी 1/10 है तो यहाँ पे 1/10 रखो तो 9/10 आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा, 10 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो ये सीओपी आ गया। अब सीओपी आ गया तो देखो यार, ये अपना रेफ्रिजरेटर हो गया, यहां से मान लो हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली और ये रूम में Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी। ये रेफ्रिजरेटर के लिए हमारा, रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट होता है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है, जहां का टेम्परेचर कम होता है वहां से हम हीट लेते हैं और अपने रूम में डिस्चार्ज कर देता है। एक रेफ्रिजरेटर यही काम करता है। तो T1 हाई टेम्परेचर बॉडी हो जाती है और ये जो है वो 99% केस में रूम का टेम्परेचर होता है और ये हमारा किसका टेम्परेचर होता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है। और इस पे हमें वर्क करना पड़ता है। आपको पता है आपका रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वर्क करते हो, उस पर वर्क करते हो जब भी हमारी हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में फ्लो करती है। तो यहाँ पे बीटा जो हमारा आता है, हम जानते हैं बीटा जो आता है वो क्या आता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, Q2 होता है और वर्क डन कितना होता है, W। तो हम लिखते हैं Q2 अपॉन W, यही होता है। अब हमें बीटा पता चल गया, कितना इफिशिएंसी दी थी हीट इंजन की, उसको एज अ रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे थे, तो हमें क्या पता चल गया, बीटा। अब हम क्या लिखेंगे, बीटा 9 दिया हुआ है, Q2 क्या लिखा है, इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। वर्क डन हमें पता चल गया कि 10 है, तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 जूल। और Q2 ही तो हमारा क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वोयर एट लोअर टेम्परेचर। यही तो हमारा आंसर है। हमें Q2 ही तो निकालना था, क्योंकि क्या निकालना था कि रिजर्वोयर जो लोअर टेम्परेचर बॉडी उससे कितनी हीट ली जा रही है, तो कितनी ली जा रही है Q2, और Q2 ही तो हमको निकालना था। तो आंसर क्या आ गया, Q2 इक्वल टू 90 जूल। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 जूल। चलो अब देखते हैं 2016 में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमसे पूछे गए। चलिए 2016 में देखते हैं क्या पूछा गया था। द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो बता रहा था सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है, उसी टाइप का है ना। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। हम कितना वर्क कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर पर, हम वर्क कर रहे हैं ईच जूल मतलब 1 जूल। ठीक है, 1 जूल वर्क अगर हम करें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, रूम को हम कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे अगर हम 1 जूल वर्क करें। आपको पता है, आप फ्रिज का अगर दरवाजा खोल देंगे तो आपको पता होगा कि उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना हीट वो उस रूम से ले रहा है उससे ज्यादा हीट उसको डिलीवर कर रहा है। अब बोलोगे सर ज्यादा हीट कैसे डिलीवर कर रहा है, तो आप जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे थे उसमें वो भी उसको हीट में कन्वर्ट करके उसी रूम में दे रहा है। अगर उसी रूम में दे रहा है तो जितनी हीट हम उस रूम से ले रहे हैं उससे ज्यादा हम उसको दे रहे हैं। कहां से आई ज्यादा हीट, जो हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया था कंप्रेसर पे या रेफ्रिजरेटर पे वही कन्वर्ट हो गई हीट में, इससे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए हम एसी में ऐसा नहीं करते कि एसी का एसी भी अंदर लगा लिया और उसका जो कंप्रेसर होता है उसको भी अंदर लगा लेंगे। अगर कंप्रेसर भी अंदर लगा लेंगे भाई तो जितना एसी हीट रूम से लेगा उससे ज्यादा कंप्रेसर हीट जो है वो रूम को दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि जो हम कंप्रेसर पे इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे होंगे वो भी तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम कंप्रेसर को कहाँ लगाते हैं, बाहर लगाते हैं एसी के। ठीक है, ऐसी फ्रिज के लिए भी है कि अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो रूम का टेम्परेचर कम नहीं होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी हीट लेगा उससे ज्यादा वो रूम को दे देगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो ये अपना रेफ्रिजरेटर हो गया, ये अपना रूम का टेम्परेचर हो गया T1, और ये अपना T2 हो गया जहां से वो हीट ले रहा है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस हो गया है ना। इसका टेम्परेचर कितना दिया है हमको, T2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और रूम टेम्परेचर कितना दिया है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इस चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और ये हम इस पे कितना वर्क कर रहे हैं, कितना वर्क के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम 1 जूल ऑफ वर्क इस पे करें तो ये रूम को कितना टेम्परेचर, ये रूम को कितनी हीट डिलीवर करेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, मतलब हमसे Q1 पूछा जा रहा है। अगर W 1 जूल है तो Q1 क्या होगा, और हम देखेंगे जो Q1 है वो W से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि देखो Q1 आएगा कितना, अगर हम इसमें देखें तो Q1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q1 निकल रही हीट और हम इसको दे कितना रहे हैं, Q2 और W, तो कितना लिखेंगे Q2 प्लस W। तो देखो ये रूम को कितनी हीट देगा Q1, और लेगा कितनी रूम से हीट, अगर हम दरवाजा खोल देंगे तो रूम से हीट लेगा Q2 और रूम को हीट देगा Q1, और Q1 क्या है Q2 प्लस W, तो W अमाउंट ऑफ
जो हमने वर्क किया था वो भी हीट के रूप में रूम को दे देगा, इसलिए रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब इस सवाल को करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सीओपी होता है रेफ्रिजरेटर का, वो क्या होता है, वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब Q2 अपॉन W नेट, ठीक है। और अगर यही रेफ्रिजरेटर हमारा आइडियल हो या रिवर्सिबल हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब ये दिया गया है कि इंजन जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कैसा है, आइडियल है, मतलब रिवर्सिबल है, मतलब ये दोनों सीओपी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q2 अपॉन W इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब W1 दिया है तो Q2 निकल आएगा, Q2 कितना आएगा, देखो T2 प्लस 273, ये करना मत भूलना 273, क्योंकि हमें ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। और T1 माइनस T2 डिफरेंस तो आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो चाहे केल्विन में निकालो सेम ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, T1 माइनस T2। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमसे Q2 नहीं पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितनी हीट वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से ले रहा है, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कितनी हीट दे रहा है, तो Q1 यहाँ से आप निकाल लेना। तो आपको देखो W को आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, W को 1 रखोगे, Q2 को ये रखोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q1 जो आपका है वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is reduced reduced to half। मतलब हम एक गैस को एक बार एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं और एक बार हम आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, और मान चलो उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V है तो कहां तक कर रहे हैं, V/2 तक कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया था इस सवाल में कि बताइए हमें कंप्रेशन वर्क किसमें ज्यादा करना पड़ेगा, एडियाबेटिक में ज्यादा करना पड़ेगा कि हमें आइसोथर्मल में ज्यादा करना पड़ेगा, क्या आइसोबारिक में ज्यादा करना पड़ेगा। हम आइसोबारिक यहाँ दिया नहीं है लेकिन हम आइसोबारिक भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता है ना। फिर हम एक्सपेंशन वर्क भी देखेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को जब हम बनाना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम पीवी कर्व की मदद लेते हैं, और पीवी कर्व की मदद से हम ऐसे सवालों को बनाते हैं। कैसे, देखो समझते हैं। तो अगर हम इसका पीवी कर्व बनाएं इन दोनों प्रोसेस के लिए, है ना, तो हम कैसे बनाएंगे भाई, देखो ये इनिशियल स्टेट है। अब दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल स्टेट क्या है, हमारी सेम है, लेकिन हम यहाँ पे मानो वॉल्यूम V, हम कहां तक कंप्रेस कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं V/2 तक, तो V/2 यहाँ कहीं मान लेते हैं। एक बार हम एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं और एक बार हम कैसे कर रहे हैं, आइसोथर्मली। तो देखो भाई ये हमने कर लिया ऐसे, ठीक है, ये V/2 हमारा वॉल्यूम हो गया। अब एक बार और हमें कंप्रेस करना, अब दोनों के कर्व तो ऐसे बनते हैं, तो ये बना लिया हमने कर्व। देखो अब आपने अगर इसमें से पहचान लिया कि कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है, तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। अगर वो एरिया अंडर द कर्व वर्क डन देगा, तो अगर मान चलो हम यहाँ पे 1 और 2 और 3, मान चलो 1-2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता, तो एडियाबेटिक 1-2 प्रोसेस में जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा, है ना। एरिया अगर ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे 1-2 प्रोसेस में वर्क ज्यादा होगा, है ना। तो 1-2 प्रोसेस मान चलो आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा हो जाएगा, अगर 1-2 प्रोसेस एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक में वर्क ज्यादा हो जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस है 1-2 यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, और 1-3 यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, हमको ये पता लगाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस में इनिशियल स्टेट सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी भी बताया था मैंने आपको कि अगर आपको पता लगाना होता है तो आप स्लोप की हेल्प से पता लगाते हैं। यहाँ पे आप दोनों की नेगेटिव स्लोप देखोगे एट द सेम P/V रेशियो, मतलब हम दोनों की स्लोप कहां पे देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे, और जिसकी नेगेटिव स्लोप ज्यादा होगी वो कौन होगा, एडियाबेटिक होगा, और जिसकी नेगेटिव स्लोप कम होगी वो कौन होगा, आइसोथर्मल होगा। चलिए हम यहाँ पे स्लोप देखते हैं। स्लोप देखने के लिए हमें किसी भी कर्व की अगर स्लोप देखनी होती है किसी पॉइंट पर, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसे ही जाएगी, और इसकी टेंजेंट ऐसे कहीं जाएगी, बहुत आगे जाएगी, है ना। यहाँ पे तो मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा हो जाएगा और ये एंगल इतना आएगा। तो अगर आप इसको और एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला एंगल ज्यादा आएगा, ये वाला एंगल ज्यादा आएगा, मतलब नेगेटिव स्लोप किसकी ज्यादा होगी, 1-2 प्रोसेस की जो नेगेटिव स्लोप होगी वो ज्यादा होगी। तो 1-2 प्रोसेस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक, और 1-3 जो प्रोसेस होगा, 1-3 कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, आइसोथर्मल। बेटा आपको लगता है यहाँ पे समझ में नहीं आ पाया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप स्लोप बनाएंगे ना तो इसकी जो स्लोप होगी वो ऐसे जाएगी, और इसकी जो स्लोप होगी अगर हम बनाए तो ऐसे जाएगी। देखो अब आप खुद देख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है वो ज्यादा आएगा और ये वाला एंगल देखो कम आएगा, है ना। और या आप ये बोल सकते हैं जो हमारा ज्यादा स्टीपर होगा वो,
अपन कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस क्या है, और इससे हमें पता चल जाएगा किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और किस प्रोसेस में कम वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें किस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एडियाबेटिक। तो अगर हम एक गैस को सेम इनिशियल स्टेट से अगर हम उसके हाफ वॉल्यूम तक कंप्रेस करें और एडियाबेटिकली भी करें और आइसोथर्मली भी करें, तो हमें वर्क किसमें, कंप्रेशन वर्क किसमें ज्यादा करना पड़ेगा, एडियाबेटिक में। तो इसको अपन याद भी रख सकते हैं। और अगर आइसोबारिक भी होता है तो आइसोबारिक कैसा जाता है, यहाँ पे मान के चलो आइसोबारिक ऐसे जाता है। तो आइसोबारिक में सबसे कम वर्क, कंप्रेशन वर्क आइसोबारिक का सबसे कम होता है और एडियाबेटिक का सबसे ज्यादा होता है, अगर हम सेम वॉल्यूम तक गैस को फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से रेफ्रिजरेटर से है। तो अपन देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इनसे ही प्रॉब्लम आते हैं हमारे, है ना, और सेमी टाइप के आते हैं सब। A refrigerator works between 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम पहले सिस्टमैटिक डायग्राम बना देते हैं रेफ्रिजरेटर का। ये हो गया अपनी लो टेम्परेचर बॉडी जिसमें से वो हीट लेगा। कितने है इसका टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 277 केल्विन। ठीक है, तो T2 हो गया 277 केल्विन और T1 कितना हो जाएगा, हाई टेम्परेचर बॉडी कितनी है, 30 कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड। मतलब हमें यहां से कितनी हीट निकालनी है, 600 कैलोरीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी हीट निकालनी है, इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से कितनी हीट निकालनी है, 600 कैलोरी। हम इतनी हीट अगर निकालेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आप फ्रिज में कुछ सब्जियां रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हीट को एमिट करते हैं। उतनी हीट अगर हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस से बाहर निकाल दे तो हमारे फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो मुझे कितनी हीट निकालनी होगी पर सेकेंड, 600 कैलोरी पर सेकेंड हीट निकालनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिस्टम पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा, जो कि कंप्रेसर कन्वर्ट कर देगा हीट में, वो बाद में हीट में ही कन्वर्ट होके रूम में डिस्चार्ज हो जाएगा। ये Q1 हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द पावर रिक्वायर्ड। पावर मतलब अपन को कितना वर्क पर सेकंड इस पे करना पड़ेगा, तो हमसे W पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अब हम जानते हैं बीटा इक्वल टू क्या होता है, COP क्या होता है रेफ्रिजरेटर का। तो COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कई बार हमने बात की है, अपॉन W नेट। ठीक है, तो हमें Q2 दिया, W दिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये आइडियल है या रिवर्सिबल है तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T2 इसके बराबर लिख सकते हैं। सीधा W निकल जाएगा। W कितना आएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो Q2 कितना है, Q2 है 600 कैलोरी पर सेकंड में आएगा W, और कैलोरी पर सेकंड ही तो पावर कहलाएगा हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पे पावर वॉट में निकालना है तो कैलोरी पर सेकंड से जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 4.2 का मल्टीप्लाई करके। तो पहले W को हम कैलोरी पर सेकंड में निकाल लेते हैं। चलो भाई, तो W कितना आ जाएगा, W यहाँ चला जाएगा, तो Q2 T1 माइनस Q2, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, डिफरेंस चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो फर्क नहीं पड़ता है। तो 26 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ गया इतना, और T2 कितना है, T2 है 277, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 277। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 56.31 कैलोरी पर सेकेंड। इतना वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हमें चाहिए वॉट में, मतलब इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल पर सेकंड में आ जाएगा, मतलब वॉट में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 236.5 वॉट। तो आंसर है 236.5 वॉट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 2016 में 3 प्रॉब्लम आए थे, तीनों हमने कर लिए। अब हम 2015 में जाते हैं, और जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, अच्छे से समझना उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं 2015 को। चलिए इस प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। फिगर बिलो शोज 2 paths that may be taken by a gas to go from state A to a state C. In process AB, 400 joule of heat is added to the system, and in process BC, 100 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process AC will be. देखिए, हम A से C दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो A से C डायरेक्ट चले जाएं, या फिर हम A से C B होते हुए जा सकते हैं। मतलब पहले हम A से B जाए और B से फिर C जाए। तो हमें A B और B C की इंफॉर्मेशन दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC। चलिए PV कर्व है, तो PV कर्व है तो अगर हम इसका एरिया लेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा सभी प्रोसेस का। हम कैसे करें प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको धीरे से बता दूं। पहले अपन ये समझते हैं कि अपन स्टार्टिंग कैसे करेंगे। हमें हीट एब्जॉर्ब निकालना है इन द प्रोसेस AC, तो हम क्या करेंगे, AC प्रोसेस में
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, क्योंकि हमें डेल्टा क्यू तो उसी से मिलेगा। तो अगर हम एसी प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू एसी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एसी प्लस डेल्टा यू एसी। सही बात है भाई। अब हमें डेल्टा क्यू एसी ये तो निकालना है, बहुत बढ़िया। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू एसी, क्या एसी का वर्क पता है? हाँ बिल्कुल पता है भाई। एसी का वर्क क्या होगा? एसी का वर्क होगा जो कि एरिया अंडर द कर्व एसी होगा, मतलब ये होगा एसी का वर्क। और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसका एरिया जो होगा वो एरिया, ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो ए और ए पैरेलल साइड है इनटू हाइट, ए हाइट है यहाँ पे। तो वर्क कितना आ जाएगा? तो वर्क आ जाएगा 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो ए और ए पैरेलल साइड है, ए वाली हाइट कितनी है? 2 × 10⁴, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁴ पास्कल। और इसकी हाइट कितनी है? 6 × 10⁴ पास्कल। तो हम दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा? 8 × 10⁴ पास्कल इंटू हाइट। हाइट ये हो जाएगी, ये 4 × 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी? 4 - 2 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻³ प्लस डेल्टा क्यू एसी, डेल्टा यू एसी। हमें डेल्टा यू एसी पता नहीं है, इसलिए हम डेल्टा क्यू एसी नहीं निकाल सकते। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू देख लेते हैं पहले कितना आया। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 80 जूल प्लस डेल्टा यू एसी, डेल्टा क्यू एसी। अब बच्चे को यहाँ पे दिक्कत होगी, बोलेगा सर डेल्टा यू तो पता नहीं है, तो डेल्टा क्यू तो हमको पता नहीं चल सकता है। अब डेल्टा यू के लिए हम क्या करेंगे? तो डेल्टा यू के लिए देखो हमें ए बी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बीसी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर से लगाएंगे एबीसी में। अब हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, वो हमारा स्टेट फंक्शन होता है। दैट मींस वो इंटरमीडिएट स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब सुनो काम की बात। काम की बात यह है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, जो एसी प्रोसेस में आएगा, वही एबीसी में भी आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि एबीसी में भी फाइनल स्टेट सी है, इनिशियल स्टेट ए है, और एसी प्रोसेस में भी इनिशियल स्टेट ए और फाइनल स्टेट सी है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है, एबीसी बोलो चाहे एसी बोलो। तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एबीसी में लगाएंगे, और एबीसी से हम क्या निकालेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे एबीसी प्रोसेस में, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो एबीसी प्रोसेस में होगा उसको यहां रख देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने बोला ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? हम फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। अब कौन से प्रोसेस में लगाएंगे? अब हम लगाने वाले हैं एबीसी में। किसमें बेटा? इन प्रोसेस एबीसी। तो एबीसी में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए तो क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू एबीसी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एबीसी। हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो तो किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है? इसलिए हम किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हैं, सिंगल प्रोसेस में भी लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोसेस में भी लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 प्रोसेस में भी लगा सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में भी लगा सकते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 हो जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाती है, इसलिए उसमें जो डेल्टा डब्ल्यू है वो डेल्टा क्यू के बराबर होता है। मतलब नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क हो जाता है साइक्लिक प्रोसेस में, इतना आपको पता होगा। चलिए अभी हम लगाते हैं एबीसी प्रोसेस में। तो डेल्टा क्यू एबीसी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एबीसी प्लस डेल्टा यू एबीसी। अब डेल्टा यू एबीसी जो होगा वो इसके बराबर होगा डेल्टा यू एसी के, ठीक है? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। और दोनों प्रोसेस में, चाहे हम एबीसी की बात करें चाहे हम एसी की बात करें, दोनों प्रोसेस में हमारी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है वो सेम है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं ना, अलग अलग लिख रहे हैं। डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए सी प्लस डेल्टा क्यू ए बी सी, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अब हमें दिया हुआ था 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड इन प्रोसेस ए बी। 400 था ना, मुझे याद नहीं है, अब देख लेना 400 इधर जहां तक है ना। तो 400 पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हम सिस्टम को दे रहे हैं। बीसी में कितना दिया था? 100, ये भी हम सिस्टम को दे रहे हैं, इसलिए इसको भी कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। डेल्टा डब्ल्यू ए बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू ए सी, आप इसका एरिया ले ले, बीसी सॉरी यहाँ पे बीसी आएगा ना। तो आपको बीसी प्रोसेस का अगर वर्क लिखना है तो आप बीसी प्रोसेस का वर्क कैसे लिखेंगे? आप यहां से यहां तक का एरिया ले लें, तो जो एरिया है रेक्टेंगल बनेगा, तो L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी करेंगे तो L कितना है? L है इसका 6 × 10⁴, और B कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻³ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार नहीं करा रहा हूँ आपको, है ना। तो अपन अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 120 हो जाएगा प्लस डेल्टा क्यू ए बी सी।
तो डेल्टा यू एबीसी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू एबीसी आ जाएगा हमारा 400 प्लस 100 500 माइनस 120 मतलब कितना आ जाएगा 380 जूल। समझ में आई बात को, और इसको यहां रख दो तो यहाँ पे 380 प्लस 80 कितना हो जाएगा 460 जूल। तो आंसर हो जाएगा इसका 460 जूल। अच्छा प्रॉब्लम था ना, हाँ बहुत बढ़िया था, ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं। ठीक है चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए 2015 का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ए टू बी अलोंग अ पाथ ए बी। मतलब हम एक गैस को, डायटोमिक गैस है जिसको हम स्टेट ए से स्टेट बी लेके जा रहे हैं एज शोन इन द फिगर। हमें पीवी कर्व दिया गया है ना उस प्रोसेस का, और हमसे पूछा गया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस किसी भी प्रोसेस में क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी होती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि प्रोसेस कौन सा है, ये हर एक प्रोसेस में कितनी होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एनसीवी डेल्टा टी ही होता है हर एक प्रोसेस में, है ना। तो जैसे हम आइसोथर्मल की बात करें तो डेल्टा टी 0 होता है, इसलिए हमारा डेल्टा यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और हर एक प्रोसेस में जो भी हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी, किसी भी प्रोसेस की निकालनी होगी, हमेशा हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब डायटोमिक गैस हमको दी गई है तो डायटोमिक गैस हमें गामा पता होनी चाहिए। गामा होता है 7/5 और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। ठीक है, तो गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन भी होता है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है, f 5 होता है जैसा कि मैंने बताया। तो गामा आ जाएगा 7/5। यहाँ पे मुझे गामा की जरूरत थी इसलिए मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की मुझे वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 होती है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कैसे होती है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अपन निकालते हैं। डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है इन दिस प्रोसेस ए बी। तो n इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। अब देखो सी बी क्या होता है, सी बी फिक्स होता है, क्या होता है R/γ-1। Cp क्या होता है, Cp होता है गामा इंटू R/γ-1, है ना। ये सब मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cp क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो हम A से B लेके जा रहे हैं तो B पे टेम्परेचर माइनस A पे टेम्परेचर, तो TB माइनस TA हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो nR/γ-1 हम B पर टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, हमें प्रेशर दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं PV इक्वल टू आइडियल गैस के लिए nRT होता है। तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा PV/nR। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और हमें R ये तो कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे A और B पर। नंबर ऑफ मोल्स A से लेके B तक क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हम टेम्परेचर एट बी क्या लिखेंगे, प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी। तो प्रेशर एट बी कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 6, और 1 किलो पास्कल में तो कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा कि नहीं। चलो बाद में देखते हैं, पहले 2 इंटू किलो पास्कल में, तो यूनिट में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 इंटू 6 12/nR माइनस बाद में मल्टीप्लाई कर देते 10⁻³ का। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें जो प्रेशर दिया गया है वो किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो किलो पास्कल से पास्कल में जाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ का। अब A पर टेम्परेचर क्या होगा, तो A पर टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर एट A मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एट A अपॉन N इंटू R। तो भैया प्रेशर 5 है और वॉल्यूम कितना है 4 है, तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 4 अपॉन NR। अब देखो NR यहां से कॉमन लेके इस NR से कैंसिल आउट कर लेना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं थी, अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं भी दिए होते तो भी हमारा आंसर आ जाता R/γ-1। अच्छा R तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो अपन सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, है ना, देखेंगे 1/γ कितना है 7/5, तो 7/5 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा भाई 12 माइनस 20 यही आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ जूल में चल रहा है ये सब कुछ। तो कितना आ गया भाई 20 माइनस में आएगा, ध्यान रखो -8 होगा ना तो माइनस में आएगा -20 किलो जूल। ये आंसर किलो जूल कैसे हो गया 10⁻³ से, ठीक है। तो आंसर है -20 किलो जूल। नेगेटिव है मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा होगा, इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, गैस हमारी ठंडी हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब।
नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि हम ये प्रॉब्लम कर चुके हैं पहले, सेम टू सेम प्रॉब्लम कर चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि आइडियल गैस है जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, वही हमारे 4 प्रोसेस होंगे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस, मतलब कंप्रेशन वर्क निकालना है। और हमने देखा था कि हम जब भी एक गैस को किसी सेम इनिशियल स्टेट से अगर कंप्रेस करते हैं अप टू द सेम वॉल्यूम, अगर हम कंप्रेस करते हैं अप टू द सेम वॉल्यूम तो क्या होता है, हमारा जो सबसे ज्यादा वर्क कंप्रेशन वर्क आता है वो एडियाबैटिक में आता है, फिर आइसोथर्मल में आता है, फिर आइसोबारिक में आता है। कैसे आता है, क्या होता है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने बताया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस पर अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। इसका आंसर क्या आएगा, एडियाबैटिक। कौन से प्रोसेस में सबसे ज्यादा कंप्रेशन वर्क होता है, एडियाबैटिक में, फिर कौन सा आता है, आइसोथर्मल, फिर कौन सा आता है, आइसोबारिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने इससे पहले जो एक प्रॉब्लम कराया था उसमें मुझे एक और अभी मेरे मन में एक और कॉन्सेप्ट आया कि भाई उसमें और क्या पूछा जा सकता था। तो उसमें ये भी पूछा जा सकता था, हमने अभी किया था, उसको सॉल्व जल्दी से देख लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ था, ठीक है, जिसमें हम एक गैस को ए से बी लेके जा रहे थे, है ना, उसकी स्टेट चेंज कर रहे थे ए से बी, और हमसे पूछा गया था इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। उसमें हमसे ये भी पूछ सकता था कि जो अमाउंट ऑफ हीट होगी या तो एब्जॉर्ब होगी तो रिजेक्ट होगी, वो तो पता चलेगा साइन के बाद। क्या अगर पॉजिटिव आ गया डेल्टा क्यू तो हम बोलेंगे एब्जॉर्ब हुई, और डेल्टा क्यू अगर नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे रिजेक्ट बाय द गैस हुई। तो अगर मुझसे ये पूछ लेता कि बताओ डेल्टा क्यू ए बी में क्या आता है, तो आप कैसे करते, आप उसको छोड़ के नहीं आ जाते, आपको डेल्टा यू निकालना पड़ता। पहले आपने डेल्टा यू निकाल लिया था, अब आप क्या करते, ए बी प्रोसेस में क्या लगा देते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते। तो आप क्या लिखते, डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए बी। अब डेल्टा यू तो आपने निकाला था उस प्रोसेस में जो कि -20 किलो जूल आया था। आप डेल्टा डब्ल्यू ए बी कैसे निकालते हैं, आप इसका एरिया निकाल लेते। आप जब इसका एरिया निकाल देते तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हो जाता, तो जो भी एरिया आता, और ये पॉजिटिव एरिया आता। बताओ पॉजिटिव क्यों आता, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है, तो पॉजिटिव एरिया आता, मतलब पॉजिटिव वर्क आता, ये पॉजिटिव आता, ये नेगेटिव आता। मान चलो ये हमारा 20 किलो जूल से ज्यादा आ जाता तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ जाता, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता। और अगर डेल्टा डब्ल्यू 20 से कम आ जाता तो फिर डेल्टा क्यू नेगेटिव आता, दैट मींस हीट रिजेक्टेड बाय द गैस होता। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि उस सवाल में अगर हमसे डेल्टा क्यू पूछा जाता उस प्रोसेस का ए बी का, तो वो भी हम निकाल सकते थे। पहले हमें डेल्टा यू ही निकालना पड़ता, फिर हम डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेते विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व से, फिर हमें डेल्टा डब्ल्यू पता चल जाता, डेल्टा यू पता चल जाता, तो हम डेल्टा क्यू भी पता लगा लेते। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 2015 का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर पे था। इस प्रॉब्लम में हमको रेफ्रिजरेटर का सीओपी दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है 5। द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमें T2 दिया गया है। T2 क्या होता है, लो टेम्परेचर बॉडी, जो हमारी लो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि कितना है -20 हमको दिया गया है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना हो जाएगा 253 केल्विन। अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, हमसे क्या पूछा गया, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट्स द हीट, मतलब हमसे T1 पूछा गया। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, हमें सीधा सीधा सीओपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सीओपी, अगर हमारा रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है तो सीओपी क्या होता है, बीटा क्या होता है, हमारा बीटा होता है T2/T1 - T2। इससे आसान प्रॉब्लम और क्या हो सकता है भाई। बीटा कितना दिया है 5, T2 कितना है 253, T1 हमको निकालना है -253। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T1 जो आपका आएगा वो आएगा आपका T1 303.6 एक केल्विन में आएगा, लेकिन हमसे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया था, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। एक्चुअली में ये होगा 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ऑप्शन में 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था, इसलिए क्या आंसर होगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आज की क्लास में मैंने 2019 से लेकर 2015 तक के जितने प्रॉब्लम्स पूछे गए थे थर्मोडायनेमिक्स से नीट में, वो सब मैंने आज आपको करवा दी। इसमें कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी थे, कुछ ठीक ठाक थे, और कुछ तो बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थे। हमने ये देखा कि ज्यादातर प्रॉब्लम जो आने की पॉसिबिलिटी होती है इस चैप्टर से, वो एक तो रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन से होती है, या फिर अगर हम दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होती है, जहां पे हम जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो इस प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि 2020 में 2 प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है, और 2 प्रॉब्लम आएंगे। एक आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा जिसमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हम पढ़ते हैं, और एक आएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।